हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आरवत्रे और मैं आज आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे और आज मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में समझाना चाहता हूँ। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है हमारा वो जुलाई 14 1979 था ना। एक सेकेंड, गलत हो गया। 1789 में शुरू हुआ था। ठीक है। अब हमें पता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि है कि ये क्यों स्टार्ट हुआ था। तो अभी हमारी जो कहानी है इसमें एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है लुई 16। ये जो लुई 16 है ये बोर्बन डायनेस्टी का एक प्रिंस था जो कि ईयर 1774 में फ्रांस का एक किंग बना हुआ था। यहाँ पर हम लिख देते हैं लुई 16। इसका नाम ऐसे लिखते हैं हम। ये बोर्बन डायनेस्टी, जो बोर्बन डायनेस्टी थी ये उससे बिलोंग करता था और 1774 में ये फ्रांस का किंग बन गया। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो चुका है। तो ये जो हमारा लुई 16 था इसके शौक भी बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि ये जब 20 साल का था, मात्र 20 साल का, तब इसने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है गाइस, राइटिंग पे ध्यान मत देना। इसने एक मैरी एंटोइनेट जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी उससे शादी करी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर अपनी बुक ले आते हैं। बस मुझे भी अपना पता नहीं है, याद नहीं रहता, फटी हुई है। सो इसने जो है शादी कर ली थी मैरी एंटोइनेटे से, और जब ये किंग बन गया था तो इसको फ्रांस में एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी। ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी क्या होती है? तो एम्प्टी ट्रेजरी का मतलब होता है कि फ्रांस की जो भी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि उधर की जीडीपी, फ्रांस बहुत गरीब हो चुका था। यानी कि उनका जितना भी पैसा था वो या तो वॉर्स में जा रहा था या तो वो पैलेस जो थे उसके मेंटेनेंस में जा रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से जो लुई 16 था उसने सोचा कि वो अपने लोगों पर टैक्स बढ़ा दे। और अभी टैक्स की बात यहाँ पर आती है तो हमारे टैक्स के लिए 3 कैटेगरीज आती है। इसमें फ्रांस में 3 स्टेट होते थे। एक ट्रायंगल से समझाऊंगा। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके टॉप पे जो होता था फर्स्ट स्टेट, जो फर्स्ट स्टेट होता था उसमें होते थे क्लर्गी पीपल, सॉरी, इसमें नोबल पीपल होते थे। और ये सेकंड स्टेट होता था, इसमें क्लर्गी होते थे। नोबल यानी कि राजा महाराजा लोग, और क्लर्गी यानी कि क्रिश्चियन लोगों के जो पंडित होते थे उनको क्लर्गी बोला जाता है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये आ सकता है एग्जाम में। और जो थर्ड स्टेट होता था, राइटिंग बहुत गंदी है गाइस, थर्ड स्टेट में हमारे पेजेंट्स आते थे, यानी कि जो टैक्स पे करते थे। तो ये जो बस थर्ड स्टेट था बस यही टैक्स पे करता था। और टैक्स भी एक टाइप का नहीं था, टैक्स के भी एक से ज़्यादा टाइप्स थे। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे यही अकेले टैक्स भरते थे। ठीक है, इनके यहाँ पर 2 टैक्स होते थे। एक होता था हमारा टेथ, और ये टाइम। ठीक है, तो हम अपने अभी टॉपिक पे रिज्यूम करते हैं। जो टेथ टैक्स होता था ये चर्च लेता था, और ये जो चर्च होता था ये जो फार्मर्स या फिर पेजेंट्स होते थे इनके प्रोड्यूस्ड का 1/10 पार्ट होता था इस टैक्स में।
और ये जो टाइल होता था ये एक सीधा सीधा टैक्स होता था जो कि पेजेंट्स को सीधे नोबल पीपल को देना पड़ता था। ठीक है, इतना समझ गए। तो जो फ्रांस था वो हमारा जो टॉपिक है फ्रांस है, तो ये जो फ्रांस है इसके ऊपर डेब्ट था, जो डेब्ट इनके ऊपर था दूसरी कंट्रीज को चुकाने का, वो था 2 बिलियन लिवरेज का। अब आप सोच रहे हो ये लिवरेज क्या है? तो लिवरेज जो है ये बस फ्रेंच करेंसी है, ठीक है, ये फ्रेंच करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पर रुपीज होती है, ठीक है, ये फ्रेंच करेंसी है। स्टार्ट कर। सर एक डाउट है, हाँ बोल। ये लिवरेज एक इंडियन रुपी इसमें कितना होगा? बेटा ये जो लिवरेज थे ये पहले के ज़माने में यूज़ होते थे, अब ये यूज़ नहीं होते, फ्रांस में बंद कर दिया गया इनको, ठीक है। तो अभी इनकी वैल्यू मुझे तो पता नहीं भाई, फ़ोन है ना तुम्हारे पास, गूगल कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे अभी ये चैप्टर में नहीं दिया, ठीक है। चलो चैप्टर हम वापस से आते चैप्टर पे। तो हमको पता है ये जो पेजेंट्स है, हमारे जो पेजेंट भाई बहन लोग हैं, ठीक है, ये जो फ्रांस में रहते थे, ये फ्रांस की 90% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई करते थे, यानी कि बस 10% ही नोबिलिटी और क्लर्की थे। तो सोचो इनको 90% लोगों से कितना टैक्स मिलता होगा। और ये जो 90% लोग थे इनमें से भी सिर्फ 60% लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की लैंड थी और बाकी सब लैंडलेस थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी गरीबी थी फ्रांस में उस टाइम पे। सर मैं भूल गई, क्या 60% क्या था? अरे जो 60% है ना, ये पेरेंट्स जो थे 90% पॉपुलेशन कवर करते थे, है ना। और ये 60% लैंड पूरे फ्रांस की थी, वो जो थी फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोगों के तो पास ही ये थी। जो 60% है 90% में से? नहीं, ये जो 90% पेजेंट्स थे ये इनके पास बस 40% लैंड थी। सोचो ये 90% पॉपुलेशन जो कवर कर रहे हैं पेजेंट्स, वो 40% लैंड में कैसे रह लेते होंगे, कितने पॉश पॉश रहते होंगे, समझे। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इधर आपको एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा, ये बुक में नहीं दिखाना मेरे को, ठीक, आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। जो फिगर 3 है उसमें द स्पाइडर एंड द फ्लाई से एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। इसमें दिया है कि जो नोबल मैन है वो एक स्पाइडर है और जो पेजेंट है वो एक फ्लाई है। इस फोटो में ऐसा दिया है कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, 2 मिनट। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो मतलब रिव्यू हो चुकी है। मैं आपको बता रहा था कि बुक में हमको डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम बुक में दिख नहीं रहा है तो मैंने यहाँ पर बनाया है। देखो ड्राइंग पे जाना है, जो समझा रहा हूँ वो चुपचाप समझ लो, नहीं तो बेटा ये हाथ दिख रहा है ना, कैमरा में घुस के मारूँ ना कैमरा में। हाँ देखो है, ये नोबल मैन है और ये पेजेंट है। इस पिक्चर में जो नोबल मैन है इसको स्पाइडर बोला गया है, ठीक है, स्पाइडर बोला गया है। ये समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर पेजेंट को फ्लाई बोला गया है। तो जो पेजेंट है आप देख सकते हो कि ये एक कटोरा पड़ा है, उसमें पैसे डाल रहा है। यहाँ पर उसका कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता दिख नहीं रहा है, वो है कुत्ता, समझ जाओ, ठीक है ना बेटा, ये कुत्ता है। इसमें लिखा गया है कि द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स। इस बोरे में बहुत पैसे डाले जा रहे पेजेंट। ये डेविल जो नोबल मैन है, पेन गिर रहे हैं। जो नोबल मैन है उसको डेविल बोला गया है। और ये लिखा गया है कि डेविल के पास जितना सामान होगा उसे और चाहिए होगा, यानी कि उसकी नीडें कभी ख़त्म नहीं होती, उसे चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ें। और ये पेजेंट को वो बार बार पैसे लेते रहता है। इसमें स्टेटमेंट दिए दिस पुअर फेलो, यानी कि ये ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन्स, फ्रूट्स, money, salad. The fat lord sits there ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. तो ये जो गरीब आदमी है ये सारी चीज़ें लाता है इसके लिए, अनाज भी लाता है, फ्रूट्स भी लाता है, पैसे भी लाता है और सलाद भी लाता है। देख रहे हो, ये इसको देख रहे हो, खा खा के इतना मोटा हो चुका है ना, इसका पेट निकल रहा है, बटनें फट रही उसकी, ये उसको बार बार खाना ला के देता है, ठीक है।
और इसमें बुक में भी दिया हुआ है बेटा, द फैट लॉर्ड। यहाँ पे बुक में इसको फैट बोला गया है। मोटू भाई है अपना, ये मोटू, इसको मोटू बोला गया है बुक में। तो यहाँ पर बैठा रहता है और जो भी ये सब लाते हैं वो बस लेते रहता है, और उनको देखने की भी वो जरूरत नहीं करता। मतलब इसका ये भी मन नहीं होता कि वो इनको देखे, मतलब अनदेखा करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम का टॉपिक मैंने आपको समझाया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। हाँ, 3, 2, 1 स्टार्ट। तो अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है, जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन। तो वो 1715 थोड़ा गलत दिख रहा है, तो उसको फिर से लिख देंगे। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और 1789 आते आते 1789 आते आते फ्रांस की जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई थी 28 मिलियन। बेटा समझ लो, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख, 1 मिलियन यानी कि 230 लाख, 2 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन 1750 में थी, और 2 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन इनकी 1789 में हो गई। ठीक है ना। तो ये जो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी थी, इसके चक्कर में फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ गई। यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना ज़्यादा लगेगा लोगों को। ठीक है, भूखे तो मार नहीं सकते लोगों को, नहीं तो पॉपुलेशन और कम हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, यानी कि जो ग्रेन्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे उनका पेस डिमांड के साथ नहीं हो रहा था, यानी कि जितनी डिमांड थी उससे कम प्रोडक्शन उधर हो रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो जो ब्रेड थी उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ब्रेड जो थी उधर की स्टेपल डाइट थी, यानी कि लोगों को ये बहुत पसंद थी खाने में, और ये बहुत सस्ती भी थी, लेकिन इसका प्राइस बहुत बढ़ा दिया गया। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। तो कुछ लोग थे, उन्हें दुकानदारों ने अपने यहाँ पर काम करने के लिए रख दिया, और रख दिया तो फिर इनकी जो वेजेस थी वो फिक्स कर दी गई, इनकी वेजेस फिक्स हो गई। लेकिन इनकी जो वेजेस थी उनके सामने जो डिमांड थी, मतलब जो प्राइसेस थे वो बहुत बढ़ रहे थे। प्राइसेस बढ़ रहे थे लेकिन वेजेस बहुत कम हो रही थी। ठीक है, सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ हुई जिसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो बेटा सबसिस्टेंस क्राइसिस समझ लेना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई इसकी वजह से हुआ सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये सब चीज़ों की वजह से हुआ सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल याद करना है आपको। फिर ये सबसिस्टेंस क्राइसिस छोड़ के हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक। सर एक डाउट है। क्या डाउट नहीं है, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन हो तो अगर आप लिखवा दे तो नोट कर लेंगे। सबसिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन, हाँ बेटा, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिंपल सी डेफिनेशन आपके बोर्ड पर ये रही। ठीक है, अभी ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, स्टार्ट कर। हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गया, पता नहीं चला। ठीक है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस बेटा देख लो, वो बैठे ना उधर, हाँ बेटा देख लो, यहाँ पे देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस की डेफिनेशन। ठीक है ना, समझ आ रहा है? सर इतनी बढ़िया याद कैसे करें? अरे भैया याद करने की दिक्कत कुछ नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ। ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। द फूड प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर फ्रांस में जो फूड प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो रहा था, लेकिन लोगों की पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी उसके वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही थी, और जो फूड प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था। और जो वेजेस थे, यानी कि लोगों को, कुछ लोग दिहाड़ी पे काम करते थे, मैं आपको बताया था पिछली बार,
लोग दिहाड़ी पर काम करते थे, तो फिर उनको जितने पैसे मिलते थे दिन भर के, वो जो थे इंक्रीजिंग प्राइसेस यानी कि महंगाई बढ़ रही थी, उसके बराबर के नहीं मिल रहे थे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा अजीब होगा लेकिन समझ सब आएगा, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ, यानी कि दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो जिसके स्क्रीनशॉट लेना यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैं हट गया हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, वो है द मिडिल क्लास। तो ये सब जो ताम झाम है, मतलब इतना जो झमेला हो रहा है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसमें एक नई स्टेट आ गई। थर्ड स्टेट हमारा था, उसमें एक नया ग्रुप आ गया द मिडिल क्लास का। तो मिडिल क्लास लोग कौन होते हैं? जैसे तुम हो, ये बैठ के देख रहे हो तुम वीडियो मिडिल क्लास करके, है ना। मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर होते, ना तो बहुत ज़्यादा गरीब होते, यानी कि वो ज़रूरत की सारी चीज़ें और कंफर्ट की चीज़ें भी अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, ना ज़्यादा लग्जरी ना ज़्यादा पुअर क्वालिटी की, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो जो मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने क्या बोला कि बेटा अब ये जो जितने भी किंग लोग हैं ना, तुम्हारी नहीं चलने दूंगे मैं, ठीक है। हम सब तुम्हारी नहीं चलने देंगे, हम पढ़े लिखे हैं। ये मिडिल क्लास वाले बहुत एजुकेटेड थे, तो इनने जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आगे बढ़ाया, ठीक है। इतना भी आप समझो, बाकी का मैं समझ के आता हूँ। तो ये जो मिडिल क्लास है, इनमें कुछ जो थे, हम बोल सकते हैं इनको फिलोसोफर्स, ठीक है। कुछ फिलोसोफर्स निकल के आए, जैसे कि एक फिलोसोफर का नाम दिया है हमें, पहले मिडिल क्लास में हटा देता हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पर जॉन लोक, एक फिलोसोफर था, जॉन लोक। यहीं पे रखना बेटा, हिलाना मत। जीन जैकेस, क्या स्पेलिंग है? रोसियो, ठीक है। ये तो लोग थे, ठीक है ना। और ये जो जॉन लोक था हमारा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक बोल सकते हैं, आर्टिकल बोल सकते हैं, जो भी बोलो। टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने अपने टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन वो, यानी ये जो है, जो भी हमारे राजा महाराजा हैं, वो जो है स्वयं भगवान ने चुनकर धरती पर भेजा है, और वो जो भी डिसीजन ले वही सबसे अच्छे होते हैं। और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, यानी कि मोनार्क जो करना चाहे, जैसे करना चाहे, जब करना चाहे, जिसके लिए भी करना चाहे, जिसके साथ करना चाहे, वो कर सकते हैं, ठीक है। इतना इसने अपने टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में लिखा। रोसियो जो था, इसके बाद रोसियो, जीन जैकस रोसियो, इसका नाम देखो बेटा, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करना। स्पेलिंग अगर लिख के आ गए तो टीचर है ना, वो भी थोड़े यहाँ पर मार्क्स काट सकता है, लेकिन अपने को एक भी मार्क्स नहीं कटवाना है, ठीक है ना। रोसियो जो था, इसने इसी आइडिया को टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में, जो भी मैंने आपको बताया, इसको आगे और कैरी किया। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और अभी इसके आगे हमारा एक नया जो होता है ऑथर, उसके बारे में मैं भी आपको बताने जाता हूँ। तो फिर ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूँ। अभी हमारा एक नया ऑथर हम बोल सकते हैं, ऑथर नहीं, हमारा एक नया फिलोसोफर आया है। ये बंदा जो था ना, इसके विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन काम नहीं करता है, ठीक। इसके विचार ये थे कि इसका नाम हम पहले पढ़ लेते हैं। इसका नाम था हमारा मोंटेस्क्यू, ठीक है, ये इसका नाम था। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी तो स्पेलिंग हमको याद ही नहीं होगी, इतनी बड़ी है। तो बेटा टेंशन मत लो, इसकी स्पेलिंग अगर तुम गलत लिख के आए, मतलब मोंटेस्क्यू खुद से कुछ भी लिख दिया
मोंटेस्क्यू लिख दो, बस समझ में आ जाना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हो। इसकी स्पेलिंग अगर गलत भी होगी तो टीचर वहाँ इस पर लिख काटेगा, ठीक है। इसने एक बुक लिखी, इसका नाम था क्या नाम था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। स्पिरिट ऑफ द लॉज इसने एक बुक लिखी और इसमें इसने बोला कि ना मुन्ना ना बेटा, राजा लोग जो है ना ये बहुत ही बुरे हैं। मैं बताऊँ क्या करता हूँ कि इनकी जो पावर है ना इसको डिवाइड कर देता हूँ। चलो ये पावर में बहुत आ चुके हैं, इनके मैं 3 ग्रुप्स डिवाइड कर दूंगा। इसने उन तीनों ग्रुप को नाम दे दिया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जैसा अभी हमारे यहाँ होता है डेमोक्रेसी में। The model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. इसने जब अपनी पावर मोनार्क की डिवाइड कर दी, बोला कि बेटा तुम्हें पावर नहीं लगेगी, इसको आधी पावर दो, इसको आधी पावर दो, इसको आधी पावर दो, अगर नहीं देते हो तो जाओ यहाँ से, भाड़ में जाओ। इसने यूएसए जो था तब ब्रिटेन के अंडर था। यूएसए में 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। ये जो 13 कॉलोनीज थी इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। राइटिंग में बन जाना बेटा, मैं फिर से कह दे रहा हूँ एक बार, इंडिपेंडेंस इन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया और इस डिक्लेरेशन में इनको गवर्नमेंट मिली ये 3 पार्ट्स वाली, ठीक है। और जो फ्रांस था वो, अब यहाँ पर हमको रीजन पता चलता है कि उधर एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी, यानी कि फ्रांस गरीब क्यों था, क्योंकि यूएसए जो था वो ब्रिटेन के कब्जे में था और ब्रिटेन जो था वो यूएसए और फ्रांस का कट्टर दुश्मन था। फ्रांस ने बोला दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, ठीक है। उसने बोला जाओ भैया चलो चलते, ठीक है ना। यूएसए मुश्किल में, ब्रिटेन मेरा दुश्मन है, यूएसए मेरा दोस्त नहीं है, दोस्त तो है नहीं पर वो भी ब्रिटेन का दुश्मन है, तो क्यों ना दुश्मन दुश्मन भाई भाई बन जाए। उसने बोला कि बेटा यूएसए और फ्रांस इन्होंने मिलके ब्रिटेन पर अटैक किया, ठीक है। राइटिंग गलत है, ब्रिटेन ने अटैक किया और फ्रांस ने बहुत पैसा इस पर स्पेंड किया, जिसकी वजह से उधर एम्प्टी ट्रेजरी हो गई हमारी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए आपको बस मैं इतना ही पढ़ाना चाहूँगा। देखो मेरे भी एग्जाम आ रहे हैं, आपके भी एग्जाम आ रहे हैं, आपने यहाँ पर इतनी पढ़ाई करनी थी। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 मैं आपको ला कर दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस लेक्चर को आज यहीं पे एंड करते हैं। होप यू गाइज आर वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।